नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सियासी खबर के साथ। राजनांदगांव से आपको दिखाते हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का विवादित बयान सामने आया। महंत ने भूपेश बघेल को बताया मोदी की लाठी मारने वाला आदमी। राजनांदगांव की सभा में चरणदास महंत ने कहा कि हमें अच्छा लाठी पकड़कर मारने वाला आदमी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। आगे कहा कि मोदी के खिलाफ भूपेश बघेल लाठी पकड़ सकते हैं, बाकी हम तो सीधे सीधे लोग हैं, हमें मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, मोदी को तंग कर चीन भेजने वाला आदमी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। तो एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया। जाहिर सी बात है कि आगे इस पर राजनीतिक बयानबाजियां होंगी और सियासत भी इससे गर्मा चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा बयान उन्होंने भूपेश बघेल को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो सीधे सीधे लोग हैं, ये बात महंत ने कही है। साथ उन्होंने भूपेश बघेल पर भी कहा कि हमें मोदी का सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। रमेश जिंदल पूरा रायगढ़ ल लूट लीस, तमनार ल लूट लीस, खदान ल लूट लीस, पूरा आगू के जेत का खदान है तेला खरीदारी हमर ऐसी तैसी करे है छत्तीसगढ़ी हमन के। कहे में शर्म नहीं बोला अब हऊ मत मुंह में चढ़ा के रखे रहे और आखिर में जो करना इसे कर दिस। अब का करी इस तरह नहीं कह सको, बहुत दिन महिला बैठे हैं आप। भूपेश भाई अगले बार मुख्यमंत्री बनता तोर बगा दूसर बनीता कहूँ बनाता, ये जे मन गए है ते मतलब लेना नहीं है, न मन से पैसा से मतलब है, न मन के कौड़ी से मतलब है। जे आदमी मन कठिन समय में हम अल्लाह छोड़ के जाते थे ओ मन के कोई पुछारी नहीं होना चाहिए। कण कण में भगवान है, मगर हमार राम मंदिर तो राम सन तो हमार प्रेम करने वाला आदमी है, हमार तो जूठा बोझ खाने वाला आदमी है, हमन के आस्था है, हमन के प्रतीक है। और ये मन काय करते वो मन झूठ बोल बोल के ऐसी तैसी करे थे रामचंद्र जी के। एक संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तो महंत का बयान आपने सुना और इस बयान पर अब बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। महंत के बयान पर अरुण साव का पलटवार भी अब सामने आ चुका है। ये भाषा छत्तीसगढ़ महतारी को लजाने वाली भाषा है, ये बात अरुण साव ने कही। छत्तीसगढ़ महतारी को अपमानित करने वाली ये भाषा है। सीनियर नेता ऐसी बात करे ये दुर्भाग्यजनक है। जब साथ रहते हैं तो सर पर बिठा कर रखते हैं, पार्टी छोड़कर जाता है तो क्या क्या नहीं बोल देते, ये बात अरुण साव ने की। तो देखिए, पहले भी हमने आपको कहा था कि बयानबाजियां इस पर होगी और अरुण साव ने क्या कहा है आपको सीधे सुनाते हैं। चरणदास महंत जी का जो बयान है, ये जो उनकी भाषा है, ये छत्तीसगढ़ महतारी को लजाने वाली भाषा है, छत्तीसगढ़ को अपमानित करने वाली भाषा है। छत्तीसगढ़ की भाषा में कितनी सौम्यता और कितनी मिठास है, कितना अपनापन है, और छत्तीसगढ़ का कोई नेता इस भाषा में बात करे, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, लोकसभा चुनाव जितने ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं उतनी तीखी बयानबाजियां दोनों ही पार्टियों में देखी जा रही है। महंत का बयान भी हमने सुना, अरुण साव ने क्या कुछ कहा ये भी हमने सुना। क्या राजनीतिक मायने उनके बयान के निकाले जा सकते हैं अब आगे?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चरणदास महंत का बयान आया है उससे साफ तौर पर यही है कि कांग्रेस अब जो है किस कदर अपने बयानबाजी को लेकर उतर आई है। और निश्चित रूप से इससे पहले भी देश भर में जो है हमने देखा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा मामला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के बड़े नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल ही हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाठी मार सकते हैं। तो कैसे आप देखिए कि किस तरीके से अगर चरणदास महंत के इस बयान को देखें तो एक तीर से कई निशान है। उन्होंने एक अपना बयान भी दे दिया मोदी के खिलाफ और दूसरी ओर अपने ही नेताओं को घेर दिया। नेताओं को कैसे घेरा आप देखिए कि भूपेश बघेल को उन्होंने ये बताया कि भूपेश बघेल ही सबसे ज्यादा आक्रामक हैं जो अपनी बात को कहने के लिए। और आप इसमें एक ये भी लाइन देखें कि महंत ये भी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जो है चीन भेज सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो कुल मिलाकर देखिए कि ऐसे बयान जो है कहीं ना कहीं काफी आपत्तिजनक है, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, निंदा की इसकी बीजेपी ने। और कुछ देर पहले नितिन नवीन है जो भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि जो है इस तरीके के बयानों को जनता बहुत सहजता से देखती है, इसमें देखती है, गहनता से देखती है कि आखिर इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं। और निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान दिया जाता है तो निश्चित रूप से आप देखिए कि आने वाले समय में मोदी भी जो है इन बयानों को बताएंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ के एक नेता द्वारा जो है उनको गाली दी जाती है, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। आप देखिए केवल महंत जो है भूपेश बघेल को लेकर ही नहीं कहे, बल्कि दरअसल ये पूरा मामला है राजनांदगांव लोकसभा में कल नामांकन की जो भूपेश बघेल है वो नामांकन का कार्यक्रम था, उसके बाद जो सभा चल रही थी तब महंत ने ये कहा कि भूपेश हम सबको आज एक लाठी पकड़कर मारने वाले व्यक्ति की जरूरत है और ऐसे में वो व्यक्ति नजर आते हैं केवल भूपेश बघेल। उसके बाद उन्होंने देवेंद्र यादव को भी कहा, जो देवेंद्र यादव बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव भी लाठी उठा सकते हैं। फिर शिव डहरिया ने कहा कि शिव डहरिया को कहा गया कि शिव डहरिया लाठी नहीं उठा सकते लेकिन गाली दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर चरणदास महंत अपने ही पार्टी के तमाम जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने अपने पत्नी जो वहां पे सांसद है ज्योत्सना महंत, उसको लेकर कहा था कि वहां पर कांग्रेस का कोरबा में कांग्रेस का पक्ष जो है ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता ही अपनी कमजोरियों को सामने ला रहे हैं और ऐसी आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो उसको पूरी बुनाने की कोशिश करेगी। और आज पूरे मामले की शिकायत भी निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बीजेपी के तमाम बड़े नेता करने वाले हैं चरणदास महंत के खिलाफ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मुद्दे को लेकर अब बीजेपी जो है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को भुनाने जा रही है। और हो सकता है कि मोदी भी जो अपने भाषणों में इस जो आपत्तिजनक बयान है उसका जिक्र करे आप। लेकिन दूसरी ओर जरूर देखिए कि चरणदास महंत के इन बयानों से कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों को नुकसान होता हुआ दिख सकता है, आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। कल इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि नवीन जिंदल को कहा था कि जूता मारने की जरूरत है ऐसे लोगों की जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ऐसे बयानों से क्या कांग्रेस को फायदा होगा। अब आज कह रहे हैं चरणदास महंत की कली का बयान है लेकिन आज आया है कि चरणदास महंत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जूता मारने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आप समझ सकते हैं संभवतः इस तरीके का बयान आज तक पूरे भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसी ने नहीं दिया है, लेकिन महंत ने यह बयान दिया है। तो महंत के इस बयान देने के पीछे कई आशय जो है राजनीति के जानकार जो है वो लगाते हैं। दरअसल भूपेश बघेल निश्चित रूप से अगर उनके गढ़ में ये कहते हैं कि भूपेश बघेल मोदी को जूता मार सकते हैं तो समझ सकते हैं कि वहां की जनता राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा की मतदाता वो क्या समझेंगे कि मोदी को जूता मारना। अर्थात ये बात जरूर आती है कि मोदी के खिलाफ जब कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी आती है तो उसका नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ता है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इससे पहले भी टिप्पणी की है। इसका खामियाजा आप देखिए कि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। साथ ही आप देखिए कि लोकसभा प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल, अगर भूपेश बघेल को सीधे तौर पर महंत कह रहे हैं कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाठी पकड़कर जो है मार सकते हैं, सिर फोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान से वहां राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा की जनता वो भी नाराज होगी। वही दूसरी ओर देवेंद्र यादव जो बिलासपुर से है, बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी उनको भी कहा गया है। तो आप देखिए कि वहां के भी मतदाता नाराज होंगे। वहीं
शिव डहरिया को लेकर कहा गया कि शिव डहरिया डंडा नहीं उठाएंगे, लाठी नहीं उठा लेंगे, लेकिन गाली जरूर देंगे। अर्थात देखिए कि महंत जो है कह रहे हैं मारना भी है और गाली भी देना है। तो किस तरीके के बयानों से समझा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर जो है तमाम जो लोकसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत प्रचार प्रसार करना है, कि कौन सी बात को जनता तक रखना है जिससे उनको फायदा मिल सके। लेकिन ये कांग्रेस के रणनीतिकारों के पास अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। और आज अब दूसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है कल से जो है, उसके बाद भी जो कांग्रेस के अभी तक प्रचार प्रसार में कोई ऐसी ठोस रणनीति नहीं आई है जिसको जनता के सामने वो बात कहे तो जनता जो है उनकी बातों को माने। लेकिन उलट आप देखिए कि उनको नुकसान जरूर होगा जब मोदी को गाली देंगे, मोदी को मारने की बात कहेंगे तो। बिल्कुल सौरभ, जैसा कि आपने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान तो है ही, लेकिन अगर पूरे इस मामले को समझे तो हाल ही में भूपेश बघेल का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी में कुछ लोग स्लीपर सेल है करके। और अभी महंत का ये बयान कहीं ना कहीं पार्टी की अंतरकला यहाँ पर सामने रही, क्योंकि महंत ने भी जो बयान दिया, जैसे कि आपने भी कहा कि कुछ लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को वो घेरते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये दरअसल कांग्रेस के अंतरकला और कांग्रेस की जो मुख्य रणनीतिकार हैं उनके बीच जो है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। आप देखें कि लोकसभा की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सारे कैंडिडेट आ गए हैं, उसके बाद भी कांग्रेस को ये नहीं दिख रहा है कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है जिससे जनता उसकी ओर प्रभावित हो। और उलट जो है प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं कि मारना है, मोदी को गाली देना है। तो इससे समझिए कि जनता जो है किस तरीके से उस बात को तो जैसा जो कि आप भी समझा रहे हैं और आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि कई सारे राजनीतिक मायने इसके आगे निकाले जा रहे हैं, इस तरह की बयानबाजियां लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, क्या आगे इसके मायने निकाले जाते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। महंत के इस बयान पर नितिन नबीन का पलटवार भी सामने आया। जनता माफ नहीं करेगी, करारा जवाब देगी, ये बात उन्होंने कही। प्रधान सेवक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी जनता को मंजूर नहीं है। पीएम को गालियां देने का कांग्रेस पुराना इतिहास है, ये बात नितिन नबीन ने कही है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मुद्दे नहीं बचे हैं आपके पास, इसलिए आप इस तरह का मर्यादित बयान देते हो। लेकिन मैं चेतावनी देता हूँ चरणदास महंत जी को, हमें कुछ नहीं बोलना है, छत्तीसगढ़ की जनता बोलेगी, देश की जनता बोलेगी। इस पूरे बयान का जो जवाब होगा, जो तमाचा जलेगा, वो जनता आपके चुनाव में 2024 के चुनाव का जवाब देगा। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपके नेता प्रयोग कर रहे हैं, जनता सब देख रही है कि उसके प्रधान सेवक के बारे में किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तरफ महंत के इस बयान पर बयानबाजियां हो रही, तो दूसरी तरफ साय सरकार पर दीपक बैज ने हमला बोला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक्स पर पोस्ट कर हमला किया। 3 महीने में ही साय सरकार हाफने लगी है। गारंटी वाली सरकार कर्ज वाली सरकार बनी है। फिर से 3000 करोड़ का कर्ज लिया है सरकार ने, ये बात दीपक बैज ने कही। 3 महीनों में 16000 करोड़ का कर्ज अब तक ले चुकी है सरकार, फिर भी किसान, महिला, युवाओं को योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है। तो साय सरकार पर एक बड़ा हमला यहाँ पर दीपक बैज ने बोला है। तो 3 महीनों में 16000 करोड़ का कर्ज अब तक सरकार ले चुकी है, जिसको लेकर के दीपक बैज ने यहां पर बड़ा हमला बोला है। उधर वायनाड में राहुल गांधी का आज नॉमिनेशन है। राहुल गांधी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल गांधी आज रोड शो भी यहां पर करेंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान वायनाड से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से राहुल का मुकाबला है। वायनाड से सीपीआई ने एनी राजा को प्रत्याशी बनाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और बता दें कि आज राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो उनके खिलाफ कौन लड़े भी बता दें। रोड शो भी यहाँ पर राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे, जिसमें पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये बताया जा रहा है वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से राहुल गांधी का कड़ा मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। वायनाड से सीपीआई ने एनी राजा को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इसके पहले रोड शो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कितनी भीड़ है, भारी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी आप देख सकते हैं। वायनाड में राहुल गांधी का ये रोड शो है, जिसकी लाइव और सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से राहुल गांधी का मुकाबला होने वाला है।
और इसी बीच महासमुंद से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को अपना इस्तीफा भेजा है। संगठन में महिलाओं के सम्मान को नजरअंदाज करने का यहां पर आरोप लगाया गया है। कल महिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनीता रावटे ने इस्तीफा दिया था। आज दोनों नेता बीजेपी में शामिल भी हो सकती हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो आज उषा पटेल ने अपना इस्तीफा दिया है और कल अनीता ने यहां पर इस्तीफा दिया था। तो दल बदल की सियासत जो है वो लगातार देखी जा रही है। और बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। संगठन में महिलाओं के सम्मान को नजरअंदाज करने का आरोप यहां पर उन्हें लगाने की पूरी पार्टी पर उन्होंने यह आरोप लगाया। कल महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अनीता रावटे ने इस्तीफा दिया था और आज दोनों नेता बीजेपी में भी शामिल हो सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एमपी दौरे के दूसरे दिन की। जबलपुर के बाद उज्जैन के दौरे पर हैं। आज जबलपुर के बाद उज्जैन दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उज्जैन जाएंगे और जेपी नड्डा बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद इंदौर जाएंगे जेपी नड्डा। इंदौर में लोकसभा की क्लस्टर बैठक करेंगे और इंदौर धार खंडवा लोकसभा की क्लस्टर बैठक करेंगे। आज नड्डा खरगोन रतलाम लोकसभा की भी क्लस्टर बैठक आज करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज दूसरा दिन है उनके मध्य प्रदेश के दौरे का और उज्जैन के दौरे पर आज वो रहेंगे, जहां पर बैठक भी करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। और इसी के साथ खजुराहो से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वीडी शर्मा जनसभा और रोड शो करेंगे, पर्चा भरेंगे। सीएम मोहन यादव और स्मृति ईरानी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगी। लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। खजुराहो से वीडी शर्मा जनसभा और रोड शो करेंगे और अपना पर्चा आज वो दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लोकसभा चुनाव में एमपी के साथ यूपी बिहार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। उन्हें यूपी बिहार का स्टार प्रचारक बनाया गया है। बीजेपी यहां की यादव और ओबीसी वोटर्स बाहुल्य सीटों को 100% जीतना चाहती है। इसी प्लान के लिए मोहन फैक्टर पर काम किया जा रहा है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से लेकर यूपी और बिहार पर फोकस। यादव और ओबीसी वोटर्स पर मोहन फैक्टर। मोहन की जिम्मेदारी एमपी टू यूपी बिहार। यूपी बिहार की 120 सीटें जीतने की तैयारी। बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में मोहन फैक्टर के तहत यूपी बिहार की 120 सीटों को टारगेट किया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एमपी के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश का स्टार प्रचारक बनाया गया है। साथ ही पार्टी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कड़ी मेहनत कर रही है और यादव जाटव मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को मोहन फैक्टर के जरिए साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। जहां पार्टी उन्हें तैनात करेगी वो वहां जाएंगे। तो मोहन यादव जी जिस वर्ग से आते हैं, कांग्रेस ने उस वर्ग को सदैव छला पिछड़े वर्ग को और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सम्मान दिया। 100 दिन के इस मुख्यमंत्री काल में जनता के बीच एक छाप छोड़ी है। तो ऐसे में वो लोकप्रियता आज उनकी मध्य प्रदेश से बाहर भी है और एक कार्यकर्ता के रूप में वो मध्य प्रदेश से बाहर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यूपी में यादव 11% हैं, दलितों की आबादी 21% है और मुसलमानों की 18% आबादी है। वहीं बिहार में यादव वोटरों की संख्या 14.30% है और राज्य में 17 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बिहार यूपी का स्टार प्रचारक बनाए जाने पर एमपी कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लोग नहीं जानते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको लोगों ने जाना है, तो अभी तो उनको अपनी पहचान बनाने में समय लगेगा। अभी तो इतना असर उनका यादवों पर नहीं होगा। फिलहाल बीजेपी इस बार 400 का टारगेट लेकर चल रही है। यही कारण है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के फैक्टर और फार्मूले से बीजेपी यूपी और बिहार में 100% यानी सभी 120 सीट जीतने की तैयारी में जुटी हुई है। विवेक पड़ैया, IBC 24, भोपाल।